हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का आज हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। मतलब हमें सांस लेने से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होती है वो सारी की सारी किससे रिलेटेड होती है, लंग्स से रिलेटेड होती है। और लंग्स हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो इस टाइप से जितनी भी कोई डिजीज रहेगी वो क्या कहलाएगी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहलाएगी। मोस्टली होती किसके कारण है, ये स्मोकिंग वगैरह के कारण, स्मोकिंग है, तंबाकू है, टॉबैको है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जो बोर्ड के लेवल से पढ़े, तो बोर्ड के लेवल से मैंने यहाँ पे आपको 10 डिजीज है वो लिख रखी है। 10 में से मुश्किल से 5 या 6 है वो बोर्ड के लेवल से इंपॉर्टेंट है, बाकी की बस आपको जानकारी होनी जरूरी है। जिसमें हम सबसे पहले बात करें अस्थमा। सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा। तो आपने अस्थमा के बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे, आसपास में भी आपको खूब सारे पेशेंट मिल जाते हैं जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उसमें क्या होता है कि अस्थमा को हिंदी में बोलते हैं दमा। इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल्स। ब्रोंकाई आपको ध्यान में श्वसनी को कहते हैं, ब्रोंकियल्स है वो श्वसनिका को कहते हैं। तो श्वसनी और श्वसनिका में दोनों में किसी भी प्रकार का शोथ या किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती है या उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, अस्थमा हो जाती है और सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का काम कर रही है, ठीक है। तो हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। देन हम सेकंड की बात करें तो वो है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लेवल से बोले और चाहे नीट के लेवल से बोले, एम्फाइसीमा का क्वेश्चन है वो जनरली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में मिल ही जाता है। तो एम्फाइसीमा को हिंदी में बोलते हैं वात स्फीति, और ये मोस्टली किसके कारण होगा, स्मोकिंग के कारण। यहाँ मैंने आगे सिगरेट लिख रखा है। अब स्मोकिंग के कारण क्या होता है कि जो एल्वेलाई है, हम लोगों ने जो एल्वेलाई है, कुपिका है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसके सरफेस के थ्रू ही O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। मतलब O2 और CO2 का जो गैस विनिमय पढ़ा था वो अपने उसी के साथ ऐसे पढ़ा था। अब हम बोलते हैं कि उसी के सरफेस पे क्या हो गया, सरफेस एरिया है वो डैमेज हो गया, एंड देन हम बात करें वहां पे गैस एक्सचेंज नहीं होगा, तो हमें क्या होना है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होना है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एम्फाइसीमा। अब इसी टाइप से हम बात करें कि यहाँ नेक्स्ट हमारा जो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि उसकी श्वसनी में किसी न किसी प्रकार की डैमेज होना, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोंकाई है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है जिसके कारण डैमेज आ जाता है, जिसके कारण स्वेलिंग होती है और जलन फील होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस। देन लेरिंगाइटिस, तो इसमें क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसमें, लैरिंग्स पोर्शन में। और हम लोगों ने देखा है लैरिंग्स भी है वो किसका भाग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का ही पोर्शन है। देन हम बात करें न्यूमोनिया। न्यूमोनिया आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा नाम, और न्यूमोनिया मोस्टली बच्चों में देखा जाता है, 1 से 14 साल के बच्चों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और उसके बाद में मैंने आगे लिख रखा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। तो न्यूमोनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया के कारण होता है। वो क्या करेगा, हमारे लंग्स को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम इसमें लंग्स है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, और लंग्स डैमेज होना इसलिए बोल रहे हैं क्यों, एल्वेलाई है, ठीक है, एल्वेलाई है, उसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे जो डेड सेल्स है वो जमा हो रही है, ठीक है। हम मान लो कि कोई ऐसी चलने लायक स्ट्रक्चर माने हम लोग कुपिका को, जिससे इजीली गैस है वो आर पार जा रही थी, ठीक है। बट उसी कंडीशन में हम बोले कि उस चलने में ऐसा मटेरियल है वो जमा होने लग गया जिसके कारण वो गैस है वो छन ही नहीं पा रही, मतलब आर पार नहीं जा पा रही। हम चलने का सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो एल्वेलाई है वो गेट फिल्ड विथ डेड सेल्स, मतलब उसमें कोई फ्लूइड जमा हो जाता है, उसमें WBC की डेड सेल्स है वो जमा हो जाती है, जिसके कारण गैसेस का विनिमय है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और न्यूमोनिया से रिलेटेड आपको कुछ नाम है वो अभी रेगुलर वे में भी सुनना पड़ रहा है, और उसी के चलते आज हम लोग ऐसे ऑनलाइन है एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, जिसका नाम आपको अच्छे से ध्यान में होगा, कोविड-19। इसी टाइप से पहले सार्स आया था और अभी कोविड-19, ये दोनों है, ये कोरोना फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, कोरोना वायरस ही कहलाते हैं जो चाइना के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो कोरोना वायरस है वो भी हमारे रेस्पिरेटरी पोर्शन को ही डैमेज करता है। अब आपको मैंने जितना डायग्राम पढ़ाया था उस डायग्राम को आपको यदि एनिमेटेड देखना है
ठीक है। तो मैं आपको एक कोरोना से रिलेटेड ही एनिमेटेड वीडियो है, यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रेजेंट है वो, उसका लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे आपको लंग्स की स्ट्रक्चर, ब्रोंकाई की स्ट्रक्चर, ब्रोंक्यूल्स की स्ट्रक्चर, एल्वोलाई है, एल्वोलाई के ऊपर किस टाइप से ब्लड वेसल्स है वो प्रेजेंट होती है, एंड देन उनमें किस टाइप से गैसेज है वो एक्सचेंज होती है, तो आपको सब चीज़ अच्छी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि एनिमेटेड है वो थोड़ा जल्दी अपने दिमाग में बैठता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर या डिजीज। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि काम कर रहे हैं, मजदूरी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई ऑक्यूपेशन में है वो, तो उसमें क्या होता है कि घिसाई पिसाई का काम ज़्यादा होता है। अब घिसाई पिसाई का काम कंटिन्यू चल रहा है, तो उससे जो पिसने वाले कण है या धूल के कण है वो कंटिन्यू हमारे नाक से हमारे फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं और फेफड़ों में जाके वो जमा हो रहे हैं। हमने पढ़ा था जब नेजल स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो हम लोगों ने कहा था कि नेजल स्ट्रक्चर में यहाँ वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है, जो मुड़ी हुई स्ट्रक्चर होती है नाक के अंदर, वो क्या थी? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में बाल और सीलियाज वगैरह प्रेजेंट थे, तो वो क्या कर रहे थे? बैक्टीरियाज को, बाहर के धूल के कण को म्यूकस सेल्स के थ्रू क्या कर रहे थे? रोकने का काम कर रहे थे, ठीक है। बट हम यहाँ बात करें कि यहाँ पे जो ये डिसऑर्डर है, अब कंटिन्यूसली कोई ना कोई मतलब ऐसे है कि एक बार प्रिवेंट करे, 2 बार करे, मतलब कंटिन्यूसली वो चीज़ जारी है, तो वो उसका प्रिवेंशन नहीं कर सकते, उसको नहीं रोक सकते, ठीक है। तो कंटिन्यू धूल के कण है वो बॉडी में यदि प्रवेश करते रहें तो वो सीलिया है या जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है वो काम करना बंद कर देगी। हमारे जो नेजल चैम्बर में है ना, सेल्स होती है, म्यूकस सेल्स और सीलिएटेड सेल्स, ठीक है। तो वो क्या करती है? आउटर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको रोकने का काम करेगी, लेकिन वो काम करना अपना बंद कर देगी, ठीक है। इस कंडीशन को कहेंगे फाइब्रोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि फाइब्रस टिश्यूज है, उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उन सेल्स पे क्या होगा? फाइब्रस टिश्यूज बनने लग जाएंगे, जिसको कहेंगे फाइब्रोसिस। इसको पल्मोनरी फाइब्रोसिस के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको ये नाम नहीं मिले और पल्मोनरी फाइब्रोसिस पूछे तो भी क्या रहेगा? यही रहेगा। इससे लंग्स डैमेज हो जाएंगे और सिलिकोसिस, ठीक है, और एस्बेस्टोसिस, ठीक है, ये 2 आपके डिजीज के नाम ध्यान में रखने। तो इस टाइप से ये 4 नाम से एक ही सेम क्वेश्चन आपको रिपीट करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें कैंसर ऑफ लंग्स। अब हम लोग जनरली पता है कि कैंसर है, कैंसर को जनरेट करने वाला जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है? स्मोकिंग है। टोबैकोज वगैरह या जो स्मोकिंग से धुआं है वो फेफड़ों में जाके जमा हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा। अब देन हम बात करें कि जो सेल्स है, उन सेल्स में स्मोकिंग के कारण, जो जमा होने के कारण उन सेल्स का डिवीज़न है वो बंद हो जाता है, और डिवीज़न बंद होने से वहाँ पे कार्सिनोजेंस बन जाएंगे, ठीक है। कार्सिनोजेंस है वो कैंसर जनरेट करेंगे। ये मैं आपको जब डिजीज पढ़ाऊंगी तब भी मैं आपको वापस पढ़ाऊंगी कि कैंसर को जनरेट करने वाले ये सेल्स को क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस बोलते हैं, ठीक है। देन हम बात करें हे फीवर, ठीक है। हे फीवर का मतलब होता है कि कोई मतलब बुखार होता है ना फीवर का, तो हे फीवर का मतलब हो गया कि किसी भी एलर्जी के कारण हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो एलर्जेनिक राइनिटिस भी लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो जो राइनिटिस है उसमें नेजल चैम्बर में किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है। नेजल चैम्बर है वो किस टाइप से हो जाते हैं? हमारे स्वेल्ड हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं कि उसको हम एलर्जेटिक राइनिटिस भी बोल सकते हैं। देन हम बात करें साइनोसिस, ठीक है। तो साइनोसिस क्या है? साइनोसिस वो है जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। किसकी मात्रा कम हो जाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स है। अब उनकी क्वांटिटी यदि कम हो जाए, अब उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो हमारा शरीर कैसा पड़ने लग जाएगा? नीला पड़ने लग जाएगा। तो हमारी स्किन का कलर वो ब्लू कलर का दिखेगा। और आप लोगों ने नाइट्रेट प्रदूषक सुने होंगे। नाइट्रेट पॉल्यूटेंट यदि वाटर में प्रेजेंट हो, उसको हम कंटिन्यूसली पी रहे हैं, तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो इसी के कारण होता है, और ये मैंने साइनोसिस दे दिया। देन जो मैं लास्ट बात करूँ यहाँ, ये है माउंटेन सिकनेस। माउंटेन सिकनेस है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो भी माउंटेन्स होते हैं हाई एरिया में होता है, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड होता है। अब उस हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, ठीक है। जो लोग ट्रैकिंग वगैरह पे जाते हैं
तो वहाँ पे आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह में, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनका जी घबराने लग जाता है, उल्टी होना। तो ये सब जो सिम्टम्स हैं, ये सारे के सारे सिम्टम्स ये हाई एल्टीट्यूड के कारण रहेगा। आज इस टाइप से हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, एक हल्का सा टॉपिक रहेगा जिसका सिर्फ मेथड पूछा जाता है, वो है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है वो जो कृत्रिम श्वसन कहला रहा है, ठीक है। तो उसमें माउथ टू माउथ मेथड, इसका सिर्फ नाम पूछा जाता है, थ्योरी वगैरह नहीं पूछी जाती बोर्ड में। तो ये किस पे अप्लाई करना होता है माउथ टू माउथ मेथड? जो कोई है कि पानी में डूब चुका हो, तो उससे डूबे हुए को बाहर निकाला है, या उसको किसी को करंट लग गया हो, या सिर पे चोट लग गई हो, तो उस कंडीशन में उसको बाहर निकाल के और माउथ टू माउथ मेथड के द्वारा उसमें हवा भरी जाती है, ठीक है। तो आप इस टाइप से है कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और सारे नोट्स वगैरह कंप्लीट कर लीजिए। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, फिर से एक मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी सुनाई थी, अभी वापस सुनाती हूँ कि एक बार एक बिल्डर होता है, ठीक है। तो बिल्डर बहुत सारे बिल्डिंग्स बनवाता है, बहुत सारे घर बनवाता है, बहुत सारे मॉल्स, मंदिर वगैरह हर चीज़ का वो है ना निर्माण करवाता रहता है। तो उसी के ना साथ में काम करने वाला एक मजदूर होता है, ठीक है। वो लाइफ टाइम से उसी के साथ में काम कर रहा होता है, मतलब पूरी ज़िंदगी उसने उसी बिल्डर को दी हुई होती है। उसके बाद में जब वो 60 साल का होने लगता है तो वो सोचता है कि अब मेरे को मेरी फैमिली को टाइम देना चाहिए। तो वो बिल्डर को जाके बोलता है कि ना सर मेरे को अब छुट्टी चाहिए और मेरे को मतलब फैमिली को टाइम देना। वो अपनी सारी सिचुएशन है वो एक्सप्लेन कर देता है उनके पास जाके। तो वो बिल्डर बोलता है कि ठीक है आप चले जाना। फिर वो रात भर ऐसे बैठ के सोचता है कि यार मतलब इस बंदे ने मेरे को पूरी अपनी लाइफ दी है, तो इसको मेरे को भी कुछ देने के लिए बनता है। तो वो उसको बोलता है कि ना ठीक है तो मेरे को सुबह आना, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा या जो भी है वो बोल दूंगा। तो वो मॉर्निंग में वापस मिलता है मजदूर से और उसको बोलता है कि ना आपने मतलब पूरी लाइफ है ना मेरे को दी है, और पूरी लाइफ आपने मेरे सारे जितने भी निर्माण कार्य थे वो बहुत अच्छे से किए हैं, ठीक है। एक लास्ट प्रोजेक्ट बचा हुआ है वो आप कंप्लीट कर जाइए, ठीक है। अब जनरली कोई बॉस के अंडर एम्प्लॉय काम कर रहा हो, उसका दिमाग ठनक जाता है कि यार क्या है, मतलब जाते जाते भी वो काम बोलेगा ही, ठीक है। तो वो ऐसे बोलता है कि यार मतलब बॉस मेरे को जाते टाइम भी नहीं छोड़ रहे, तो ठीक है वो बिल्डर को बोलता है ठीक है मैं बना दूंगा। तो वो उसके फॉर्मेशन में लग जाता है। अब वो क्या होता है कि लास्ट में उसके दिमाग सारा का सारा छुट्टी पे लगा होता है, क्या मेरे को जाना है, अब मेरे को यहाँ से कोई मतलब नहीं है। मतलब वो अपना कोई भी डेडिकेशन से काम नहीं करता, वो काम मतलब फॉर्मेलिटी से उसको बिल्डिंग को कंप्लीट कर देता है। और कंप्लीट करके और फिर वो ना बिल्डर के पास जाता है और बोलता है ये लीजिए ना आप चाबी, और वो जो आपने मेरे को काम दिया था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। बिल्डर आता है और देखता है कि यार मतलब जितना इसने लाइफ टाइम या जितना इसने अभी तक बिल्डिंग्स बनाई थी, ठीक है, उस बिल्डिंग्स का 10% भी उसने यहाँ पे नहीं दिया। मीन्स उसने मन लगा के काम नहीं किया था, ठीक है। तो फिर वो बिल्डर बोलता है उसको मजदूर को कि ये जो बिल्डिंग मैं बनवा रहा था ये तुम्हारे लिए ही थी, कि तुमने मेरे साथ इतने सारे निर्माण कार्य किए, इतना सारा मेरे साथ में रहे हमेशा, और तुम टूटे फूटे घर में रहने जाओगे तो ये मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि तुम्हारा घर भी खुद ही अच्छे से बना लो, फिर तुम उसमें शिफ्ट हो जाओ। अब बताओ मजदूर में कितनी बुरी हुई होगी। अब मजदूर दिमाग मतलब ये सोच रहा है कि यार मतलब मुझे पहले पता होता कि ये चीज़ मैं मेरे लिए ही बना रहा हूँ तो मैं कितनी अच्छी बनाता, ठीक है। तो हम लोग भी जनरली सोच सकते हैं। तो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, ना तो वो टीचर्स के लिए और ना ही वो अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप उस मजदूर की तरह उसमें फॉर्मेलिटी वर्ड को डालने का काम मत कीजिए, फॉर्मेलिटी यूज़ मत कीजिए, जिससे आप अपना करियर है वो बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू। 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it back. Light a match, get